प्यारे बच्चों, कल तक के क्लास में हम लोगों ने हिंदी गद्य साहित्य की विधाओं के अंतर्गत प्रमुख विधा में नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना, एकांकी इन सब का अध्ययन किया और गौण विधा के अंतर्गत आत्मकथा, जीवनी, यात्रावृत्ति, रेखाचित्र, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, भेंटवार्ता अर्थात साक्षात्कार, इंटरव्यू इन सब का अध्ययन किया। अब जो कुछ शेष बचे हुए हैं उसमें अगला है पत्र साहित्य। पत्र साहित्य जिसका नाम से आप स्पष्ट हो रहा है आपको पत्र अर्थात इसमें मुख्य रूप से दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है लिखने वाला और एक होता है प्राप्त करने वाला। पत्र लेखक जो होता है पत्र के माध्यम से अपने हृदयगत भावों को निरपेक्ष भाव से व्यक्त करता है, और जो पत्र साहित्य में पत्र लिए जाते हैं उसमें जो लेखक होता है वह सामान्य व्यक्ति नहीं होता है, वह राजनीति के क्षेत्र में, समाज सुधार के क्षेत्र में या तो वह विशिष्ट स्थान रखता है, या वह चिंतक है, राजनेता है या कलाकार है। इन सब महान व्यक्तित्वों के पत्रों का संकलन करके पत्र साहित्य के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को जन तक पहुंचाने का या किसी व्यवस्था तंत्र तक पहुंचा करके उस बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, उजागर करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए पत्र साहित्य एक महत्वपूर्ण साहित्यिक विधा के रूप में आज स्वीकार किया जा रहा है। आइए हम लोग देखते हैं कि पत्र साहित्य किस प्रकार से हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहा है और समाज की सेवा कर रहा है। साहित्य की इस विधा की ओर साहित्यकारों का ध्यान अपेक्षाकृत कम गया है। पत्र वस्तुतः किसी बात को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का माध्यम है, किंतु विचारों के इस आदान प्रदान में व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं अंतरंग पक्षों, मनोभावों का भी प्रस्फुटन होता है। पत्र साहित्य एक नवीनतम गद्य विधा है जिसके माध्यम से पाठक को महान व्यक्तित्व के विचारों से अवगत होने तथा प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। ठीक, जैसा कि हमने आपको समझाया, पत्र साहित्य को रचना विधि एवं विषय वस्तु के आधार पर कई वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पत्र साहित्य, अब रचना एक तो हो गया रचना विधि की दृष्टि से और विषय वस्तु की दृष्टि से, दो भागों में बांट दिया गया। अब रचना विधि की दृष्टि से समझते हैं, इसमें कई खंड होते हैं, जिससे स्वलिखित, एक व्यक्ति के द्वारा लिखित, संपादित अर्थात कई लोगों के पत्र को कोई एक संपादक होता है उसको संग्रहित करके इकट्ठा करके संपादित करता है, पत्रिका के रूप में निकाल देता है, किताब के रूप में संग्रहित, संग्रह किया जाता है इसमें पत्रों का। संस्थागत पत्र जो कि संस्था के द्वारा निकलने वाले एनुअल वार्षिक पत्र पत्रिकाओं में वो संस्थागत पत्र कहलाते हैं। ठीक, और दैनिक जो कि साप्ताहिक पत्रों में, दैनिक पत्रों में, रोज निकलने वाले समाचार पत्रों में ये सब प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार से पत्र साहित्य की एक विधि यह हो गई रचना विधि, और विषय वस्तु विधि की दृष्टि से भी पत्र का विभाजन किया गया है। आइए देखते हैं इसमें, जैसे विषय वस्तु विदेशी यात्रा से संबंधित विवरण प्रस्तुत किया गया है पत्र में, कि वह पत्र ऐतिहासिक है, कि वह पत्र राजनीतिक है, कि वह पत्र साहित्यिक है, सामाजिक है, कि व्यक्तिगत है, कि वो सामाजिक है, किस प्रकार का है, इस आधार पर भी पत्र को हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो रचना विधि स्वलिखित है, संपादित है, किस प्रकार का है, इस आधार पर भी, और विषय वस्तु की दृष्टि से इसका विभाजन कर सकते हैं। हिंदी साहित्य में पत्र प्रकाशन का प्रारंभ द्विवेदी युग से हो गया था। अब आइए हम लोग देखते हैं कि पत्र साहित्य में कौन कौन से प्रमुख पत्र रहे हैं और उसके संपादक कौन कौन से रहे हैं। ठीक, महात्मा मुंशीराम, स्वामी दयानंद के पत्रों का संकलन 1904 से ही प्रारंभ हो गया था, प्रारंभ कर दिए थे इन्होंने, और प्रथम पत्र संग्रह माना जाता है, इसी को प्रथम पत्र संग्रह माना जाता है। इसको महात्मा मुंशीराम के स्वामी दयानंद के पत्रों का संकलन, ये जो संग्रह है, इसको प्रथम पत्र संग्रह माना जाता है। भगवत दत्त ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार रामकृष्ण आश्रम से देहरादून से प्रकाशित किया गया था, ये स्वामी दयानंद पत्रावली, स्वामी विवेकानंद पत्रावली। बैजनाथ सिंह विनोद, इनकी है द्विवेदी पत्रावली। बनारसी दास चतुर्वेदी ने संपादन किया है। पद्म सिंह शर्मा के पत्रों का संकलन करके उसको संपादित किया है बनारसी दास चतुर्वेदी 1956 में। वियोगी हरि
वियोगी हरि का देखिए पूछा भी जाता है ये, है ना। बड़ों के प्रेरणादायक पत्र, ये किसकी रचना है, ये इसके संपादक कौन रहे हैं, 1971 में वियोगी हरि रहे हैं, ठीक। बनारसी दास चतुर्वेदी, ये सब इम्पोर्टेंट है। हरिवंश राय बच्चन का जो पत्र संपादन इन्होंने किया है वो पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम इस प्रकार के शीर्षक से इन्होंने पत्र साहित्य का संपादन किया है, 1971 में यह भी है, ठीक। भदंत, एक सेकंड, नया नाम है ना, भदंत आनंद कौशल्यायन भिक्षु के पत्र भाग 1-2, ठीक। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का यूरोप के पत्र, काका कालेलकर बापू के पत्र, डॉक्टर जगदीश चंद्र सोवियत रूस पिता के पत्रों में, ब्रजमोहन लाल लंदन के पत्र। तो इस प्रकार से पत्र साहित्य होगा। अब अगला आप हम लोग देखते हैं हिंदी गद्य काव्य या गद्य गीत, ठीक। हिंदी गद्य काव्य या गद्य गीत। परिचय। गद्य काव्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। निसंदेह हिंदी में गद्य काव्य की रचनाएं कम हुई हैं, किंतु जो हैं उनका विषय वैविध्य एवं शैली सौष्ठव प्रशंसनीय है। हिंदी में गद्य काव्य का श्री गणेश करने वाले प्रथम साहित्यकार रायकृष्ण दास जी थे, ठीक। रायकृष्ण दास हिंदी में गद्य काव्य लिखने का श्रेय प्राप्त करने वाले साहित्यकार हैं, ठीक। गद्य काव्य या गीत काव्य के प्रवर्तक रायकृष्ण दास जी हैं, ठीक। हिंदी में गद्य काव्य लिखने की प्रेरणा किससे मिली? रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के हिंदी अनुवाद से मिली। हिंदी में गद्य काव्य लिखने की प्रेरणा रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के हिंदी अनुवाद से मिली। आइए हम लोग देखते हैं कि गीत काव्य या गद्य काव्य है क्या, ठीक। गद्य काव्य से अभिप्राय भावनाओं को छोटे छोटे कल्पना चित्रों के माध्यम से साधारण गद्य से भिन्न भावपूर्ण गद्य में व्यक्त किया जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, इसमें गद्य में ही इसका वर्णन होता है, लेकिन इसमें भावनाएं प्रबल होती हैं। काव्य की तरह इसमें संवेदनाएं पर्याप्त मात्रा में रहती हैं, रसात्मकता का भी भाव रहेगा इसमें, ठीक। रसात्मकता भी इसमें रहेगी, लेकिन इसका जो लेखन होता है वह गद्य की तरह होता है, ठीक। इसमें संवेदनशीलता और रसात्मकता तो छंदोबद्ध काव्य के समान होती है, देखिए वही चीज़ है ना, होती है, किंतु माध्यम इसका गद्य होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं हिंदी के प्रमुख गद्य काव्य एवं उनके लेखक। राय कृष्णदास, इनका है साधना, प्रवाल, संलाप, छायापथ, प्रवाह, ठीक। ये प्रमुख है, इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। वियोगी हरि का तरंगिणी, अंतर्नाद, प्रार्थना, भावना, श्रद्धाकण, ये इंपॉर्टेंट, श्रद्धाकण, तरंगिणी, ये दोनों लोग रायकृष्णदास, वियोगी हरि। चतुर्सेन शास्त्री, आइए देखते हैं इनका अंतस्थल, जवाहर, मरी खाल की हाय इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसकी ये गद्य काव्य रचना है। वृंदावन लाल वर्मा, भ्रमित पथिक, माखनलाल चतुर्वेदी, साहित्य देवता, 1943 में रचा गया, ठीक। तो डॉक्टर रघुवीर सिंह, शेष स्मृतियाँ, जीवन धूलि, अज्ञेय का इंपॉर्टेंट है, देखिए अज्ञेय का भग्नदूत, भग्नदूत और चिंता, ये गद्य काव्य किसकी कृति है? अज्ञेय जी की है। ब्रह्मदेव का निशीथ, आंसू भरी धरती, रामनाथ सिंह दिनकर, उजली आग, इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिमहास। तो इसमें हमने आपको महत्वपूर्ण गद्य काव्य की रचना एवं उसके लेखक हमने दिया है, ठीक। अब आइए अगला देखते हैं, नई समीक्षा। सब गौण विधियाँ हैं, ये सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये सब आप लोगों के लिए जानकारी के लिए आवश्यक है। नई समीक्षा क्या है भाई? जिससे आलोचना होती है, समीक्षा होती है किसी चीज़ की, तो इसकी एक नई प्रविधि विकसित हुई है आधुनिक काल में ना। गद्य साहित्य की अन्य विधाओं का विकास जिस प्रकार 6वें-7वें दशक में हो गया था, उसी प्रकार आलोचना का नया स्वरूप भी विकसित हुआ।
इसी स्वरूप को नई समीक्षा नाम से जाना गया। ठीक, इसमें आलोचना की ही सारी व्यवस्थाएं, सारी विधियां रहेंगी, सारी विशिष्टताएं रहेंगी। ठीक, इसमें प्रचलित प्रतिमान रसवादी, मार्क्सवादी, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक आदि मान्य नहीं रहे। इसमें जो पूर्व में प्रचलित परंपराएं थीं, जो पूर्व में प्रचलित आलोचना करने के जो तौर तरीके थे, वो सब इसमें मान्य नहीं रहे। इसमें कुछ अब नवीन तकनीक, नवीन विशिष्टताओं को स्थान दिया जाने लगा है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं समीक्षक कौन कौन से हैं और समीक्षाएं। समीक्षक नेमिचंद्र जैन, अधूरे साक्षात्कार, इंद्रनाथ मदान, आज का हिंदी उपन्यास, डॉक्टर अमोर सिंह प्रमुख आलोचक हैं, इसको याद रखिएगा। कहानी और कहानी, कविता के नए प्रतिमान, डॉक्टर रघुवंश, आधुनिक साहित्य का परिप्रेक्ष्य, डॉक्टर बच्चन सिंह, देखिए इनका भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद करिए, पूछा भी जाता है। समकालीन साहित्य, आलोचना और चुनौती, आलोचक और आलोचक, लक्ष्मीकांत वर्मा, नई कविता के प्रतिमान, नए प्रतिमान पुराने निकष, ये इम्पोर्टेंट है, इन पर पूछा भी जाता है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, नवलेखन तथा भाषा और संवेदना, गंगा प्रसाद विमल, समकालीन कहानी का रचना विधान, इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार अनेक समीक्षकों ने समीक्षा ग्रंथों की रचना की है। तो ये थे प्रमुख समीक्षक और इनकी समीक्षाएं। अब देखिए इसमें कहता है लघु उपन्यास, हिंदी गद्य क्षेत्र में लघु उपन्यास भी लिखने की परंपरा चल निकली है। ये जो वर्तमान में या पहले जो उपन्यास लिखने की परंपरा थी वो बहुत बृहद हुआ करते थे, जो कि पाठक एक दिन, दो दिन, 3 दिन में इसको समाप्त करता था। इसलिए पाठक के लिए यह बहुत सहज और आसान, सरल नहीं था। ठीक, इसकी शुरुआत करना पढ़ने का, तो उसके विकल्प के रूप में अब साहित्यकारों ने लघु उपन्यास निकाला है। ठीक, हिंदी गद्य के क्षेत्र में लघु उपन्यास भी लिखने की परंपरा चल निकली है और दिनों दिन लोकप्रिय होती जा रही है। लघु उपन्यास विषय वैविध्य तथा नवीन शिल्प विधान के कारण अत्यधिक लोकप्रिय होते जा रहे हैं। साप्ताहिक पत्रिकाओं के एक ही अंक में प्रकाश्य होने के कारण इस विधा का अधिक प्रचार व प्रसार हो रहा है। आइए अब हम लोग देखते हैं लघु उपन्यासकार कौन कौन से हैं, उनकी रचनाएं। अज्ञेय, अपने अपने अजनबी, यशपाल, 12 घंटे, भगवती चरण वर्मा, वह फिर नहीं आई। इसी प्रकार उपेंद्रनाथ अष्ट ने भी लिखा है, नहीं प्राप्त हुआ है। प्रभाकर माचवे, लक्ष्मीबेन, शैलेश मटियानी, रामकली, मुद्रा राक्षस, भगौड़ा आदि अनेक लेखकों ने लघु उपन्यासों की रचना की है। ठीक, अब देखिए अंत में आता है जैसे लघु उपन्यास है वैसे लघु कथा, लघु कथा भी लिखने की एक नवीन विधि, नवीन प्रथा प्रचलित हो गई है। लघु कथा हिंदी गद्य साहित्य की एक नूतन विधा है। इस विधा में लेखन का प्रारंभ आलोचकों ने 1970 के दशक से माना है, किंतु वे इसके कलात्मक विकास सूत्र को मुंशी प्रेमचंद के काल से भी जोड़ते हैं। अब आइए हम देखते हैं प्रमुख लघु कथाकार कौन कौन से हैं। मुंशी प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, माखनलाल चतुर्वेदी, हरिशंकर परसाई, शरद कुमार मिश्र, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर आदि। ठीक, अब आइए हम देख लेते हैं कुछ लघु कथाएं और उसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद, विमाता, शिवपूजन सहाय, एक अद्भुत कहानी, माखनलाल चतुर्वेदी, बिल्ली और बुखार, याद इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। राम प्रसाद विद्यार्थी, मेरे कथा गुरु का कहना है, रामनारायण उपाध्याय, नया पंचतंत्र, हरिशंकर परसाई, विकलांग श्रद्धा का दौर, इम्पोर्टेंट है, देखिए पूछा जाता है, विकलांग श्रद्धा का दौर, सतीश राज, वर्तमान की झरोखे से। ठीक, इस प्रकार आदि अनेक लेखकों ने लघु कथाओं की रचना की है। ठीक, लघु कथा की विशेषता क्या होती है? लघु कथा में भावगत एवं कलागत संतुलन आवश्यक होता है। लघु कथा में भावगत एवं कलागत संतुलन आवश्यक होता है। इसमें सहज बिंबात्मकता, सांकेतिकता एवं चित्रात्मकता परिलक्षित होनी चाहिए। ठीक, अब ये सब गौण विधा हो गई, प्रमुख विधा और गौण विधा का अध्ययन हो गया है। लेकिन इन सब गौण विधाओं के अतिरिक्त भी अनेक वर्तमान समय में
अनेक गद्य विधाएँ भी जन्म लेती चली जा रही हैं। हिंदी गद्य साहित्य में उपयुक्त गद्य विधाओं की अतिरिक्त अन्य गद्य विधाएँ भी विकसित हुई हैं, जैसे अभिनंदन ग्रंथ, एकालाप, स्मृति ग्रंथ, टिप्पणी लेख, ना इस प्रकार से अनेक हैं। लेकिन आपके कोर्स और आपके परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसका हम लोगों ने अध्ययन किया। उसमें प्रमुख विधियाँ जो हैं, प्रमुख गद्य साहित्य के अंतर्गत जो हैं उन सब का नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध, इन सब का हमको अध्ययन करना है, याद करना है तैयारी। और जो गौण विधाओं में शुरू में आपको हमने बताया उन सब पे आप अच्छी से ढंग से तैयारी कीजिए, ठीक। और अब अगले क्लास में हम लोग अब देखिए हिंदी के संदर्भ में आपको हिंदी गद्य के अंतर्गत आने वाली गद्य साहित्य की विधाएं हमने आपका कोर्स कंप्लीट कराया। अब रस, छंद, अलंकार, क्योंकि जो गद्य का भाग हमने तो पढ़ा, अब इसके बाद पद्य साहित्य का इतिहास हमने तो पढ़ा है। अब पद्य के जो पाठ आपके लिए निरूपित किए गए हैं पढ़ने के लिए, उसको पढ़ने से पहले उसको समझने के लिए आवश्यक है कि रस, छंद, अलंकार इन सबको भी हम लोग जान लें। तो आइए पहले हम लोग रस, छंद, अलंकार के बारे में जान लेंगे, तब इसके बाद फिर आगे गद्य और पद्य का जो आपके लिए पाठ्यक्रम में निर्धारित है उसका अध्ययन करेंगे, ठीक। अगले क्लास में हम लोग रस, छंद, अलंकार के संबंध में जानकारी लेंगे, ठीक। तब तक आप लोग अच्छे से इसकी तैयारी करिए। और तैयार करने का तरीका ये है कि आप इसको घर पे 2 बार 3 बार सुना करिए, ठीक। ईयरफोन लगा के या जैसे भी हो आप लोग ध्यान से सुना करिए और नोट्स तैयार करिए, ठीक है ना। धन्यवाद।